जो देश के लिए होगा, जो देश हित के लिए होगा, वही सबसे माननीय होगा। वो देश की युवा ताकत है, वो मोदी जी के ही साथ में है। आप कोई भी कुछ भी करे, बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी तब तक ये इन कार्यक्रमों में इतना पैसा खर्च करने से सरकार को कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नमन मिटके और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनाव की हलचल है, जहां मध्य प्रदेश में भी लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में फर्स्ट टाइम वोटर यानी पहली बार जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, उनका मत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि ये देश की सरकार निर्धारित करने का वक्त है। और ऐसे में जो युवा हैं, जिनसे देश को उम्मीदें हैं और जिनकी उम्मीदें देश से हैं, वो अब अपने मताधिकार का उपयोग पहली बार करने जा रहे हैं। वन इंडिया हिंदी की टीम ऐसे ही कुछ युवाओं के पास पहुंची है, जिनसे हम जानेंगे क्या कुछ मुद्दे अब की बार युवाओं के हैं और किन मुद्दों को लेकर युवा जो है वह इस मैदान में उतरेंगे और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपके पास चलेंगे, क्या नाम है आपका? विकास बांगर। विकास जी, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार मताधिकार का उपयोग करेंगे, क्या लगता है? स्टूडेंट भी है साथ ही साथ, किसे अपना मत देंगे और क्या कुछ उम्मीदें आपको देश की सरकार से आने वाले दिनों में? हमको हमारे कॉलेज की उम्मीदें हैं कि ये 100 साल हमारे कॉलेज के पूरे होने वाले हैं और हमारे कॉलेज की ऐसी अवस्था है, हमारे कॉलेज की खुद की ज़मीन नहीं है और कॉलेज का कुछ भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है इतने सालों से, जबकि भाजपा का शासन है, उसमें जनभागीदारी सदस्य हैं और अब अधिकतर भाजपा की सरकार है इंदौर में, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, कौन से कॉलेज से हैं आप लोग? गवर्नमेंट फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर। अच्छा, यदि हम बात करें तो आप पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, कई सारी उम्मीदें सरकार से होती है, पिछला 5 साल आपने देखा, किस तरह का वो 5 साल रहा और आने वाले समय में हम क्या संभावना जो है व्यक्त करते हैं जो सरकार आएगी उससे? हम यही संभावना व्यक्त करते हैं कि हम हमारे आर्ट फील्ड के लिए कुछ सरकार करे, उसके लिए। आर्ट फील्ड के लिए आप चाहते हैं कि सरकार करे, निश्चित तौर पे। और भी युवा हैं, उनके पास सीधे चलते हैं, क्या नाम है आपका? रजत वर्मा। रजत जी, क्या कुछ मांगे सरकार से रहेंगी? चूंकि युवा हैं, युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है देश के लोकतंत्र के प्रति। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में जब मताधिकार का प्रयोग करेंगे, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम ध्यान में रख करके अपने बूथ पर जाएंगे और अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे? सबसे पहली बात तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने तो 2047 का विज़न ले लिया है। उन्होंने बोला कि मैं तो तैयारी 2047 की कर रहा हूँ, तो हम भी युवाओं उस चीज़ों को ध्यान में रखकर, देश की सब डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही है, आजकल नए-नए नियम आ रहे हैं। जो देश के लिए होगा, जो देश हित के लिए होगा, वही सबसे माननीय होगा। सबसे बड़ी तो मोदी जी ने यही करी है, तो हम तो सब उनके साथ में जाना चाहेंगे। वो देश की युवा ताकत है, वो मोदी जी के ही साथ में है। आप कोई भी कुछ भी करें, मतलब हम दूसरे देशों सब अपने भारत के लिए आ जा रहे हैं। आज कोरोना वैक्सीन से लेके सब अपन ने भारत ने पहुँचाई सबको फ्री में। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज अगर कोरोना में दूसरी सरकार होती तो क्या होता आज भारत का हाल। सबसे बड़ी तो आज ये है, आज हम सब हैं, तो ये सब कोरोना में जो अपना पीड़ा उठाया था देश ने, सबको फ्री वैक्सीन लगाना, दूसरे देशों में पहुँचाना, यहाँ तक कि अपने मंदिर राम मंदिर वगैरह जो है अपना निर्माण हुआ है, वो इतने सालों का मुद्दा था जो उन्होंने एक झलक में पूरा कर दिया। सबसे बड़ा हमारे लिए तो यही तोहफा मिल गया सरकार। बात करें तो विपक्ष बार बार बोल रहा है कि बेरोजगार हैं युवा, रोजगार युवाओं के पास नहीं है। मोदी सरकार ने बात करी थी रोजगार की, लेकिन वो बात पूरी नहीं हुई। मंदिर बना दिए, सारी चीजें कर दी, लेकिन रोजगार को लेकर के काम नहीं हुआ। क्या लगता है वाकई में विपक्ष का जो आरोप है सही है? ये रोजगार के मामले में तो देखिए सर, जो आदमी पढ़ा लिखा होगा और एजुकेशन होगा उसको तो रोजगार मिल जाएगा। अब जो लोग सोचते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, हमको बैठे बैठाए नौकरी चाहिए, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी मेहनत पे आप अगर करोगे तो सब मिलेगा। और इंडिया में इतना है, काम बहुत है, आदमी करने वाला चाहिए। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप करो ना। और मोदी जी ने सबसे बढ़िया तो यूथ पावर की स्किल निकाली है कि ना, आपको जो नई नई स्कीमें हैं तो आप उससे कर सकते हो। स्टार्टअप इंडिया सबसे बड़ा इंडिया का है। आप खुद को नौकरी करने की जगह आप खुद का बिजनेस चालू कर लीजिए। सबसे बड़ी तो ये ताकत दी मोदी जी ने। और मोदी जी के अलावा कोई भाजपा की जो सरकारें हैं, सभी आपको दे रही है योजनाएं, तो आपको उसका लाभ लेके नौकरी में करना चाहिए, नौकरी की जगह ही करना चाहिए। और नौकरी तो है ही, ऐसी बात नहीं है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ उनके लिए है जिनको नॉलेज नहीं है, वो नहीं है ऐसा। जो अच्छे लोगों ने वो सब है, तो सबको मिल रही नौकरी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर युवा कह रहे हैं कि यदि युवा शिक्षित है और योग्य है तो उसको रोजगार मिल रहा है। और भी युवा हैं, इनके पास सीधे चलेंगे, इनसे जानते हैं क्या कुछ हाल देश के हैं और किन मुद्दों को लेकर के अब की बार अपने मताधिकार का उपयोग करने जाएंगे। क्या नाम है आपका? अश्विन बड़ोदिया।
अश्विन जी, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ मुद्दे देखते हैं? चूंकि यदि बात करें लोकसभा का चुनाव है, इंदौर लोकसभा की भी बात करें, अलग अलग लोकसभाओं की बात करें, युवाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे में क्या लगता है आपको, अब की बार जब युवा मताधिकार का उपयोग करने जाएगा तो किन बातों को वो ध्यान में रखेगा और किन बातों के साथ आप बूथ पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे? देखिए, जो देश का जो भविष्य है वो युवाओं के ऊपर है। तो मैं यही देखूंगा कि युवाओं के लिए किसने क्या क्या काम किए हैं। अभी तक भी ऐसा लगता है कि जैसे मान लो दूसरी फील्ड में जिस तरीके से काम हुए हैं, वैसा आर्ट फील्ड को लेकर के अभी तक भी कोई काम नहीं हुआ। आज के आर्ट फील्ड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक भी बेरोजगार है। वो अपना काम अपनी कला के माध्यम से कमर्शियली करते हैं, जो कि लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि लोग कला को समझते हैं। भारत वो देश है जिसने कला के लिए बहुत कुछ किया और यहाँ बहुत विद्वान कलाकार रहे हैं और यहाँ से निकल के बाहर गए, उन्होंने बाहर कला को सिखाया है और लोग बाहर से आते थे यहाँ कला को सीखने के लिए। लेकिन यहाँ की सरकार ना तो कला के लिए और ना ही कलाकारों के लिए कुछ करना जानती है। हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, हम फिर भी जैसी तैसी स्थिति में अपनी कला को संजोए रखना चाहते हैं, जबकि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भारत का मूल तत्व है, जैसे कि भारत की जो पेंटिंग्स है, जो जिसको भारत ने जन्म दिया, वो उसको संरक्षित करे, उसको सुरक्षित रखे। जो भी उसमें उसके अंतर्गत जो भी कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहन दे, एटलीस्ट उनको नौकरी तो दे। अगर उनके पास रोजगार होगा, व्यवस्थाएं होगी, तो वो अपनी कला का भी विस्तार कर पाएंगे और वो देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो उसमें सरकार की बहुत सहायता है, जो कि मुझे लगता है कि सरकार को देनी चाहिए और उसके आधार पर ही मतदान हमें करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कला के विषय से जुड़े हुए ये विद्यार्थी हैं जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि सरकार को अभी और काम करने की आवश्यकता है, चूँकि कला का जो क्षेत्र है वो कहीं न कहीं अभी वहाँ पर रोजगार की स्थितियाँ नहीं बन पा रही। लेकिन युवाओं को ये भी संभावना है कि आने वाला 5 साल का जो दौर रहेगा उसमें कहीं न कहीं जब जो भी सरकार आएगी वो इस मुद्दे को लेकर अवश्य रूप से काम करेगी। और भी युवा हैं, आपका क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत पाटीदार है। प्रशांत जी, युवा हैं, किस तरह से देखते हैं लोकसभा के चुनाव हैं, आने वाले समय में मताधिकार का उपयोग आप भी करेंगे। पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करने बूथ पर जाएँगे। क्या लगता है किन मुद्दों के साथ जाएँगे और कौन से मुद्दे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है आपकी बार? मेरे लिए तो विकास का ही मुद्दा सर्वप्रथम रहेगा। विकास होगा तभी देश भी आगे बढ़ेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा सरकार ने काफ़ी अच्छा काम करा है देश में। पर कुछ-कुछ क्षेत्र छूटे हुए से मालूम होते हैं। जैसे मैं कला का विद्यार्थी हूँ और मैं खुद बीजेपी का वोटर हूँ, उसका कार्यकर्ता हूँ मैं। पर कुछ कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह रही है कि एक जो कला क्षेत्र है, संस्कृति से जुड़ा हुआ, उसको कहीं न कहीं किनारे रखा हुआ है। कुछ चीज़ों में दिखने में आता है, जैसे खजुराहो उत्सव होता है, ऐसे काफ़ी उत्सव होते हैं, जिसमें काफ़ी खर्च होता है। पर जो कला को जन्म देते हैं, जहाँ पर कला की शिक्षा मिलती है, उसको ही एक साइड में करके रखा है। आज जिस हम महाविद्यालय में हैं, शासकीय ललित कला महाविद्यालय, इसने न जाने कितने ही ऐसे कलाकार दिए हैं जिन्होंने अलग-अलग प्रदेशों में या देश की कला को एक दिशा देने का काम करा है। ये इसका 96 वर्ष का इतिहास है। अगर हम देखें तो शुरुआत में इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि यहाँ के प्रदेश के हम काम को, इंदौर के कलाकारों को बढ़ावा दे सकें और एक अपनी पहचान हो। तो जब होलकर शासन में ये शुरू हुआ था 1927 में, तो इसमें पहली बैच में एन.एस. बेंद्रे और थर्ड बैच में एम.एफ. हुसैन जैसे कलाकार हुए और भी ऐसे न जाने कितने नाम हैं। वैसे आम जन तो नहीं जानते हैं, डी.जे. जोशी, श्रेणिक जैन, चिंचालकर, ऐसे न जाने कितने ही नाम हैं जिन्होंने देश की कला को बहुत आगे तक पहुँचाया है। एम.एफ. हुसैन को तो लगभग हर कोई जानता है। अगर इंडियन आर्ट मार्केट में प्राइज़ और इंडिया के आर्ट को अगर प्रमोट करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है तो वो एम.एफ. हुसैन ने निभाई है। यदि वो नहीं होते तो आज आर्ट का लेवल इतना नहीं होता। और यदि हमारे प्रदेश से हम दूसरे प्रदेश में जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, वहाँ का एमएसयू यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जो कला संकाय में यहीं के जो प्रथम बैच के स्टूडेंट थे एन.एस. बेंद्रे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज एमएसयू इंडिया के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में है। और एक समय पे शासकीय ललित कला महाविद्यालय हुआ करता था, पर वो आज लिस्ट से बाहर है। अगर टॉप 10 की भी लिस्ट निकालें इंडिया में, तो उसका नाम कहीं नहीं आता है, बहुत कम लोग जानते हैं। और एक समय था जब देश को इस महाविद्यालय ने दिशा दी थी। तो बहुत शर्म की बात है हमारे लिए, मतलब हमको ऐसा लगता है कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, जबकि हमारा दिल जुड़ा हुआ है इससे और हमको एक छोटी-छोटी सी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ जाता है।
यहाँ पर आप अगर अंदर घूमेंगे तो अभी पीने के लिए एक छोटा सा प्यूरीफायर है, लगभग 100 से 150 बच्चे हैं, उसमें 3 से 4 लीटर का वो जो आरओ होता है वो है। वॉशरूम्स की दिक्कत आ जाती है, लाइट की दिक्कत आ जाती है, फर्नीचर की दिक्कत आ जाती है, और साथ में जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी, यहाँ पर शिक्षक नहीं है, मतलब परमानेंट टीचर नहीं है। लगभग 30 साल हो चुके हैं मुझे जहाँ तक ध्यान है, एमपी गवर्नमेंट ने वो नहीं निकाली, वैकेंसी नहीं निकाली कि आर्ट फील्ड में टीचर्स के लिए। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल जो है वो कई सालों से दूसरी फील्ड के हैं, दो मतलब अभी जो है वो भी म्यूज़िक के हैं, इससे पहले थे वो भी म्यूज़िक के हैं थे, उससे पहले और किसी फील्ड के थे। तो वो हमारी बेसिक नीड्स को समझ नहीं पाते हैं, वो इतने चीज़ों में इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, तो हमारा कॉलेज आगे बढ़ेगा कैसे? और वैकेंसी नहीं निकली, टीचर नहीं है, उसके कारण होता क्या है कि गेस्ट फैकल्टी बुलाते हैं। अब गेस्ट फैकल्टी रहती है, हर साल आती है, हर साल चले जाती है, कोई दूसरा आएगा, तो जो ढांचा बनना चाहिए वो होता नहीं है। और गेस्ट फैकल्टी इतना ध्यान क्यों देगी? उनकी भी मतलब अगर सैलरी देखा जाए तो एकदम बहुत कम है। इतने कम सैलरी में कोई कैसे काम कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे एक आखिरी सवाल एक और युवा से लेंगे और उनसे जानेंगे। चलिए आपके पास आते हैं सीधे हम। बताएं, अलग-अलग बातें होती है, देश में चुनाव आते हैं, अलग-अलग मुद्दे आ जाते हैं। एक प्रमुख मुद्दा अभी इन दिनों भी देश में चल रहा है कि अलग-अलग मंदिर बना दिए, हर तरह की चीज़ें मोदी सरकार ने 5 साल में कर दी। लेकिन क्या लगता है, युवा हैं, रोज़गार को लेकर के कोई काम हुआ क्या? क्या सिर्फ मंदिर बना देने से या फिर अलग-अलग तरह की चीज़ें कर देने से युवा संतुष्ट हो जाएगा और युवा अपना मताधिकार का उपयोग कर लेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? बिल्कुल नहीं। जो युवा उन परिस्थितियों से गुजरता है, जिसे वाक़ई में ज़रूरत है रोज़गार की, और उन्हें इन सारी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं पड़ती। मंदिर बनाना उन युवा को किसी भी तरीके से प्रोत्साहन नहीं देता, उनको रोज़गार नहीं देता, क्योंकि वो उनकी बेसिक नीड है। मंदिर बनाना, पहले के ज़माने में राजा महाराजा कोई चीज़ इतनी अच्छी इसलिए बनाते थे क्योंकि उनको पता था कि उनकी प्रजा खुश है, और सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जो धन है उनके पास उनका ही यूज़ करके वो मंदिर बनाते थे। तो जब तक बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी तब तक ये इन कार्यक्रमों में इतना पैसा खर्च करने से सरकार को कोई मतलब नहीं है। अगर यही पैसा वो संस्थानों में लगाते और स्टूडेंट के हित में लगाते तो शायद वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता, और देश के लिए वो इम्पोर्टेंट है आगे चल के, क्योंकि युवा ही उस देश को सजाने वाले हैं आगे चल के। अगर आज यही बात होती है कि मोदी जी ने हमको इतना वो कर दिया कि हम बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन ठीक है बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन वो तो हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं ना, जबकि उनका तो दायित्व बनता है कि हमें एजुकेट करें और हमको एजुकेशन के हिसाब से हमें नौकरियाँ मिले। डेफिनेटली। तो निश्चित तौर पे ये युवा थे जो अलग-अलग विषयों से जुड़े हुए थे। ये कला विषय से जुड़े हुए युवा थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी बात यहाँ पर रखी है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि बहुत सारे काम देश में हुए हैं लेकिन रोज़गार को लेकर के अब तक कोई काम नहीं हुआ। और दूसरी बात, अलग-अलग तरह की वादे और दावे जो सरकार करती है, लेकिन अब भी मूलभूत सुविधाओं से कहीं न कहीं जो छात्र हैं वो वंचित नज़र आ रहे हैं। इंदौर से वन इंडिया हिंदी के लिए नमन मटके।